Hello and welcome to the past paper solution session. It's your A-level maths S1. Course code is 9709. It's November 2020 paper 5-2. So let's start. Question number 1, it says a fair six-sided die with faces marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 is thrown repeatedly until a 4 is obtained. Now that is a keyword. Until a 4 is obtained ने ये बता दी जब तक 4 ना आए तब तक आप टॉस करते रहोगे. That means we are dealing with geometric distribution. Alright? After that, find the probability that obtaining a 4 requires fewer than 6 throws. तो पहले हम यहाँ पर सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं, ठीक है. पी हमारे पास सक्सेस है और सक्सेस हमारी क्या है, अंटिल अ 4 इज ऑब्टेन, तो 4 आने का चांस हमारे पास 1/6 हो गया. फेलियर का चांस आपके पास हो गया 5/6. ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन 6. प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन 6, बेसिकली मैं इसको कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन इक्वल्स टू 5. ठीक है ना. अगर 6 से कम होगा, और चूंकि हमारे पास डाइस है तो 5.5 तो हो नहीं सकता. 6 से कम का मतलब क्या हो गया, तो 5 होगा या फिर 5 से कम होगा. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला आपको ये कहता है प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 1 माइनस q टू द पावर r. ये फॉर्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस q टू द पावर r इज 5 एंड q इज व्हाट, q इज 5/6. सिंप्लीफाई इट, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.598. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया. ठीक है. नेक्स्ट वन. On another occasion, the die is thrown 10 times. Find the possibility that a 4 is obtained at least 3 times. अब अगर मैं इस at least 3 times को रिफ्रेश करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि x is greater than equals to 3. या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो. तो इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि पहले मैं निकालूं कि x is lesser than 3 का आंसर क्या है, और जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, उसको जब मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो जब मेरे पास आंसर आएगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. ऐसे ही है ना. यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को समझो तो उसने ये कहा कि डाई थ्रो हुआ 10 टाइम्स, क्या पॉसिबिलिटी है 4 आए एटलीस्ट 3 टाइम्स. ठीक. अच्छा, इसको हम करेंगे कैसे, ये सवाल आपका जो अब हो गया, ये आपका हो गया अब बाइनोमियल का. ठीक है ना. क्योंकि एटलीस्ट की बात नहीं की है कि एटलीस्ट इतनी दफा 5 उतनी दफा 5, ऐसे की बात नहीं की है. तो हमारे पास बाइनोमियल की वर्किंग कैसे हो सकती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी. अब आपके पास या तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, या फिर x की वैल्यू 1 हो सकती है, या फिर x की वैल्यू मेरे पास 2 हो सकती है. बाइनोमियल का जो आपका वर्किंग फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है NCR p टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r. अब ये फार्मूला आपको पता लग गया. आते हैं भैया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी. जब x की वैल्यू 0 है, मतलब r 0 है, तो ये आएगा 10 कॉम्बिनेशन 0 p टू द पावर r. p क्या है आपके पास, p इज 1/6 पावर r इज 0. q क्या है 5/6 r. 10 माइनस 0 लीड्स टू 10. ये पहला हो गया. प्लस जब आपके पास x की वैल्यू 1 होगी तो वर्किंग फार्मूला कुछ ऐसे होगा 10 कॉम्बिनेशन 1, सक्सेस की पावर 1 और फेलियर की पावर 9 हो जाएगा 10 माइनस 1. जब x2 होगा तो 10 कॉम्बिनेशन 2, सक्सेस की पावर 2 और फेलियर की पावर 10 माइनस 2 लीड्स टू 8. अब इन सबको मैं निकाल के 1 से माइनस करता हूँ. सबकी वैल्यू मैंने निकाल के कैलकुलेट कर लिया. अब जो फाइनल आंसर होगा 1 से माइनस करने के बाद दैट इज इक्वल्स टू 0.225. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. A bag contains 5 red balls and 3 blue balls. Sadi takes 3 balls at random from the bag without replacement. Now that is a keyword. The random variable x represents the number of red balls that she takes. Show that the possibility that Sadi takes exactly 1 red ball is 15/56. Alright. अब सादी के पास रेड बॉल कितनी है बेटा, 5 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लू हैं. टोटल उसके पास कितनी है, 8 है. तो मैं लिख देता हूँ कि टोटल उसके पास 8 है. ठीक है ना. रेड उसके पास जो है वो 5 है और ब्लू उसके पास 3 है. वो कितनी बॉल्स पे कर रहा है, सादी टेक्स 3 बॉल्स एट रैंडम. अब 3 बॉल्स की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, और आपको क्या फोकस किया है,
एग्जैक्टली वन रेड बॉल, सिर्फ एक रेड बॉल हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है कि पहली रेड आए, ठीक है ना, फिर ब्लू हो और फिर ब्लू आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि पहला ब्लू हो, फिर रेड हो, फिर ब्लू हो, या फिर पहला भी ब्लू हो, दूसरा भी ब्लू हो, लेकिन तीसरा रेड हो। अब अगर पहला आपके पास रेड होगा सो दैट विल बी 5/8, दूसरा अगर ब्लू होगा 3/7, उसके बाद भी ब्लू होगा तो 2/6। ऑलराइट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपका सैंपल स्पेस चेंज होता रहेगा। अगर पहला ब्लू होगा सो दैट विल बी 3/8 मल्टीप्लाई बाय, दूसरा रेड हो जाएगा तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय, तीसरा अगर ब्लू होगा सो 2/6। अगर पहला ब्लू दैट मीन्स 3/8, अगर दूसरा भी ब्लू मतलब 2/7, और अगर तीसरा आपके पास रेड होगा मतलब 5/6। ये आपके 3 नंबर्स आ गए, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अगर 5 3 15 2 30 डिवाइडेड बाय 8 7 इंटू 6, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। दूसरा क्या है 3 5 15 2 30, इसको भी मैंने ऐसे लिखा है 8 7 एंड 6। और तीसरा क्या है 3 2 6 5 30, और इसको भी मैंने लिखा है 8 7 और 6। आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, हम तीनों को ऐड कर लेते हैं बेटा। 30 30 30, इट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 इंटू 6। 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 5s are 30. Now it is equals to 15 divided by 8 7s are 56, and that is your first part answer. Next part, draw up the probability distribution table for x. अच्छा जी, अब आपके पास आपका इवेंट क्या है कि आप रेड बॉल्स पिक कर रहे हो। आपने एक कंडीशन निकाली कि अगर एक रेड बॉल हो। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। नो रेड बॉल। अगर आपके पास एक भी रेड बॉल ना हो, मतलब तीनों ब्लू हैं, तो पहला क्या हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1/6 leads to what? 3 2s are 6, so that will be 1 divided by 56. उसके बाद सेकंड केस क्या होगा आपके पास, वन रेड बॉल। अच्छा, वन रेड बॉल वही पार्ट है जो आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया हुआ है, उसका आंसर मेरे पास है डायरेक्टली 15 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, अगर टू रेड बॉल्स हो, टू रेड बॉल्स, अगर आपके पास टू रेड बॉल्स हो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी हो सकती है पहला भी रेड हो, दूसरा भी रेड हो और तीसरा ब्लू हो जाए, या फिर पहला रेड हो फिर ब्लू आ जाए फिर रेड हो जाए, या फिर पहला ब्लू हो और फिर लास्ट के दोनों रेड हो जाए। अब इसमें आपकी पॉसिबिलिटी एक ही होगी और तीन डिफरेंट केसेस बन रहे हैं, तो हम खाली एक को सॉल्व करेंगे। अगर पहला आपके पास रेड होगा दैट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 8, और अगर दूसरा भी रेड होगा दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 7। तीसरा अगर आपके पास ब्लू होगा दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 6। अब आपके ये तीन केसेस बन रहे हैं, तो मैंने इन तीनों को इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8। क्या बचा आपके पास? इन न्यूमरेटर वी हैव 5 3s are 15, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 2 2s are 4, 7s are 28। सो जब आपके पास दो रेड बॉल्स होंगी सो दैट लीड्स टू 15 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। अगर आपके पास 3 रेड बॉल्स हो, 3 रेड बॉल्स, इसको करना आसान होता है, ठीक है ना। अगर पहली रेड बॉल होगी तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, दैट विल बी 5/8। अब आप एक कम करते रहें, 4 डिवाइडेड बाय 7 एंड इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 6। 4 1s are 4 2s are 3 1s are 3 2s are। आंसर क्या बना आपके पास, 5 डिवाइडेड बाय 2 7s are 14 एंड 14 2s are 28। आपके पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब हम लोग टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। टेबल कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। हम टेबल बनाते हैं, पहले मैं लाइनें जरा ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अब आपके पास जो जो केसेस अभी मैंने बनाए थे वो सारे केसेस हम अप्लाई करेंगे। कौन कौन से, जो भी हमने ऊपर 3 डिस्कस किए हैं। आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू x, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। x रेड बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या फिर आपके पास 3 हो सकता है। अगर आपके पास 0 होगा तो उसका आंसर हम निकाल चुके हैं, 1 डिवाइडेड बाय 56।
अगर 1 होगा वो आ चुका है 15 डिवाइडेड बाय 56। अगर 2 रेड बॉल्स होंगी 15 डिवाइडेड बाय 28, और अगर तीनों रेड बॉल्स होंगी तो 5 डिवाइडेड बाय 28। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, इट इज गिवन दैट एस्टिमेटेड वैल्यू इज 15/8, फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स। सबसे पहला काम आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। टू फाइंड आउट वेरिएंस द वर्किंग फॉर्मूला वी हैव, इट इज इक्वल्स टू e of x square minus e of x and its whole square। ये e of x तो आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन, इट्स 15/8। आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये चीज निकालनी है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एक्स स्क्वायर निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर किया 0, 1, 4, 9। दूसरा स्टेप क्या होता है, आप अपनी इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो एक्स स्क्वायर से। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो पहला जो आपने मल्टीप्लाई किया 0 इंटू 1/56, दैट इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 56, that will be 15 divided by 7, and it will be 45 divided by 28। अब मैं इन सारी वैल्यूज को जो मैंने निकाली है ना, एक्स स्क्वायर और पी एक्स की वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज को मैं ऐड अप करने वाला हूँ। सो दैट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 28। जब आप इनको प्लस करोगे, सो यू नीड टू टेक एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, इट विल बी 56। सो नाउ इट विल बी 15, 7 8s are 56, so you need to multiply 15 by 8, gives you the value of 120 plus 45 2s are 90। सिंप्लीफाई किया आपने, 120 प्लस 90 प्लस 15 gives you the value of 225/56। ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स पी एक्स। और ये आपको किसकी वैल्यू बता रहा होता है, ये आपको वैल्यू बता रहा होता है ई एक्स स्क्वायर की, ठीक है बेटा। अब आपके पास जहाँ पर ई एक्स स्क्वायर है वहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी 225 डिवाइडेड बाय 56 माइनस ई ऑफ एक्स, क्या आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 8 एंड इट्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया एंड यू गॉट द वैल्यू 0.502, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, Pia runs 2 kilometers every day and her times in minutes are normally distributed। सबसे फ़ायदा ये होता है कि आपको टॉपिक ऑलरेडी हाईलाइट हो गया। विद मीन को हम कहते हैं म्यू आपको दे दिया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको दे दिया। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट ऑन अ रैंडमली चूजिंग डे Pia टेक्स लॉन्गर देन 11.3 minutes। So what you are looking for, x is greater than 11.3 to run 2 kilometer। Alright, सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए z की वैल्यू। वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x के आपके पास इस 11.3 माइनस म्यू इट्स 10.1 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 1.3। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका आंसर आ गया z इज इक्वल्स टू 0.923। अब आपने z की इस वैल्यू को कहाँ देखना है, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पे देखना है, ठीक है। अब जो टेबल को देखकर आपके पास वैल्यू आई है कब, जब आपके पास z की वैल्यू 0.923 है, तब जो आपके पास वैल्यू आ रही है इट इज इक्वल्स टू 0.8220। ये आपका आंसर नहीं है, ऐसे क्यों? अगर मैं इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के कर्व को ज़रा प्लॉट करूं रफली, अब आपकी जो वैल्यू है वो है 0.923, ठीक है ना। तो जो मुझे 0.923, और चूंकि यहाँ पर साइन ग्रेटर है, तो अब आपको जो रीजन चाहिए वो कौन सा चाहिए, आपको रीजन चाहिए ये वाला, ठीक है, ये रीजन चाहिए। जो टेबल से वैल्यू आती है 0.8220, ये कौन सी आती है, ये तो आपके पास टेबल पे वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व आएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 11.3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8220। आपको 1 से माइनस करना पड़ेगा, क्यों? जो आपके पास वैल्यू आती है वो लेफ्ट की आती है, जो आपको निकालने को कह रहा है वो राइट की कह रहा है, इसलिए आपने 1 में से माइनस किया। सो 1 माइनस 0.8220
gives you the value of 0.178. ये आंसर है. पार्ट बी. On 75% of days, PR takes longer than T minutes. पहले इसको लिखते हैं. PR takes longer than T minutes. इसकी probability की बात की जा रही है, ठीक है. Find the value of T. तो हमें दिया हुआ है 75%. 75% का मतलब क्या हुआ? 0.75. तो मैं अगर इसको लिखूं, मुझे दिया हुआ क्या है? मुझे दिया है probability that x is greater than T is equals to 0.75. ये आपका वो केस है जहां पर आपने पहले z की वैल्यू को फाइंड करना है और उससे भी पहले हमें z की डायरेक्शन को हाईलाइट करना होगा कि z हमारे पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. कैसे पता लगेगा? अभी देखते हैं भाई. अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन, हमें नहीं पता z की क्या वैल्यू होगी, इज इक्वल्स टू 0.75. ठीक है बेटा. अब पहले मैं एक रफली स्केच करता हूँ. एक आपने रफली स्केच किया, ठीक है. अब मुझे ये देखना है कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी का एरिया है, वो एरिया क्या है बेटा? वो एरिया है 0.75. और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन आपको ये साइन बताएगा. डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन राइट साइड की है. तो मतलब ये हुआ कि राइट साइड पे और मोर देन हाफ का एरिया. अब अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो राइट साइड पर मोर देन हाफ का एरिया नहीं आ सकता. इसलिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? मुझे z को यहाँ लेना पड़ेगा. इसका मतलब कि जो मेरा z होगा, इट इज नेगेटिव इन दैट क्वेश्चन. कैसे पता लगा? जब मैं इसको राइट साइड पे देखूं, वैल्यूज राइट साइड पर, तो ये मेरी जो वैल्यू का एरिया आ रहा है, इट इज मोर देन हाफ. इस तरह हमें पता लगा कि z हमारे पास नेगेटिव होता है. ठीक है बेटा. लेकिन हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिव वैल्यूज तो होती नहीं है. तो जो ये वैल्यू है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ जाएगी. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पर आ गई. ठीक है. और जो आपको एरिया चाहिए, जो एरिया हमारे काम का है, वो एरिया हमारा ये वाला होगा. ठीक है. अब वो एरिया की वैल्यू मुझे पता है, इट्स 0.75. 0.75 ये वैल्यू आपको दी हुई है. अब हम टेबल को यूज करके देखेंगे कि जब हमारे पास एरिया 0.75 है, उस वक्त z की वैल्यू क्या है. टेबल पे जब मैंने वैल्यू देखी तो मुझे मिल रही थी 0.7486 और यहाँ पर जो z की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 0.67. आपको क्या चाहिए? 0.75. मतलब मुझे इसमें 14 ऐड करना पड़ेगा. जब मैंने इसको 14 ऐड कर दिया तो ये तो मेरे पास आ गया 0.75. लेकिन ये 14 पर जो वैल्यू थी वो 0.003 थी. तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.673. ऑलराइट. तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो z की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.673. लेकिन हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा z के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन मौजूद है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो z की वैल्यू आ रही है, इट इज़ नेगेटिव ऑफ 0.673. ऑलराइट. अब मुझे t निकालना है. फॉर्मूला मैं वही यूज करूंगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. दोबारा वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा. z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. अब यहाँ पर x की जगह आपके पास t आ जाएगा. z क्या आया? नेगेटिव 0.673 is equals to t minus mu is given in the question 10.1 divided by 1.3. Simplify here to find the value of t here. The value of t is 9.22 और ये आपका आंसर. Part C. On how many days in a period of 90 days would you expect PR to take between 8.9 and 11.3 minutes to run 2 kilometers? Alright. So now the question is basically about x is greater than 8.9 and lesser than 11.3 minutes. So that is the possibility that we are looking for. तो इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. पहला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 8.9 और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन 11.3. सबसे पहले z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको. वर्किंग फॉर्मूला आपको पता है, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. म्यू और सिग्मा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. म्यू इज 10.1 and sigma is 1.3. Alright. So when x is 8.9, so z is equals to 8.9 minus
10.1 divided by 1.3 and here we have z is equals to 11.3 minus 10.1 divided by 1.3. दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं. ये आपके पास z की वैल्यू जा कहीं एक नेगेटिव में आई और एक पॉजिटिव में आई. अब अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, ज़रा देखते हैं कहाँ पर वैल्यूज़ होंगी. जहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है 0.923 वो रीजन ये होगा माइनस 0.923 और जो पॉजिटिव होगा वो आपके पास यहाँ पर आएगा 0.923. आपको रीजन कौन सा चाहिए शेडिंग वाला? ये कह रहा है कि 8.9 से बड़ा हो, मतलब इससे आगे हो और इससे पहले का हो. जो रीजन आपको शेडिंग के लिए चाहिए वो रीजन आपके पास ये रीजन है जो रिक्वायर्ड है. ठीक है, इस रीजन को हम निकालेंगे कैसे? अब यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं. अगर हम 0.923 से अगर हम इससे एरिया निकालते हैं तो हमारे पास इससे पहले तक का सारा एरिया आ जाएगा. तो अगर हम इस एरिया में से नेगेटिव वाले का एरिया माइनस कर दें तो हमारा जो रिक्वायर्ड शेडेड पार्ट है वो आराम से आ जाएगा. ठीक है, ये हमारी अल्टीमेट अप्रोच है. अब हम इस नेगेटिव वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है बेटा, सिर्फ नेगेटिव वाले की बात कर रहा हूँ. आपके पास वैल्यू है माइनस 0.923. ऑलराइट, जो रीजन हम ढूंढ रहे हैं इस वक्त वो ये रीजन है जिसको मैंने ग्रीन शेड किया हुआ है. आपको ये मालूम है कि नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास होती नहीं तो हम इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे. तो जब नेगेटिव हमारे पास बनेगी पॉजिटिव 0.923 तो जो एरिया हमने ग्रीन वाला शेड किया वो एरिया हमारे पास ये वाला आ जाएगा. ठीक है, अब हम वैल्यू निकालते हैं 0.923 की टेबल से. तो जो वैल्यू आपके पास आई वो आई 0.8212 और 3 की वजह से ये 8 आया. ऐड किया, आपके पास आंसर आया 0.822. अच्छा, ये 822 जो एरिया आ रहा है ये कहाँ का आ रहा है? तो अगर मैं इसको शेड करूं तो मेरे पास जो ये एरिया आ रहा है ये सारा आ रहा है. ठीक है, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो ग्रीन वाला चाहिए. तो हम इस एरिया को 1 में से माइनस करेंगे. ठीक है, 1 में से आपने माइनस किया. सो व्हाट यू गॉट 0.178. 0.178 वो एरिया आया जिसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर चुके हैं. ठीक है बेटा, अब 0.923 का एरिया हम निकाल चुके थे 0.822. तो अब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 0.822 में से हमने माइनस करना है 0.178. सिंप्लीफाई किया आपने. सो फाइनल आंसर जो आपको अननोन है x ग्रेटर देन हो 8.9 से, लेसर देन हो 11.3 से, ये आ रहा है 0.644 और ये आपका आंसर. इसके बाद जो फाइनल स्टेप रह गया वो क्या है? आपको निकालना है भाई नंबर ऑफ डेज. आपने प्रोबेबिलिटी तो निकाल ली है, दैट इज 0.644 और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. कितने दिन की बात हो रही है? 90 डेज की बात हो रही है. सिंप्लीफाई किया, यू गॉट व्हाट 57.96. तो कितने डेज कंप्लीट हुए होंगे? 58 डे नहीं हुआ. जितने कंप्लीट डे हुए वो आपके पास हैं 57 डेज. ऑलराइट, 58th डे आपका कंप्लीट नहीं हुआ, 57 तक कंप्लीट हो गया. ये आपका फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. In a certain country, the weather each day is classified as fine or rainy. The possibility that a fine day is followed by a fine day is 0.75, and the possibility that a rainy day is followed by a fine day is 0.4. The possibility that it is a fine on 1st April is 0.8. The tree diagram below shows the possibility for the weather on 1st April and 2nd April. Complete the tree diagram. Alright. Firstly, the possibility that it is fine on 1st April. So 1st April को अगर फाइन होगा तो ये आएगा 0.8 और अगर रफली रेनी हो जाएगा तो ये आएगा 0.2. अब उन्होंने क्या बताया आपको? Possibility that a fine day is followed by a fine day. Fine day followed by a fine day, so that will be 0.75. Alright. And the possibility that a rainy day is followed by a fine day. Rainy day followed by a fine day is 0.4. That means this is 0.4. अब जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो आप आराम से निकाल सकते हैं. दैट मीन्स इट विल बी 0.6 एंड इट विल बी 0.25. ऑलराइट, कैसे निकाला? सिंपली आपने इसको 1 में से माइनस कर दिया. ये आपकी ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गई.
फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट 2 अप्रैल इज फाइन। अब 2 अप्रैल आपकी फाइन हो, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो फाइन के साथ फाइन हो या फिर रेनी के साथ फाइन हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो दो ऑप्शन हैं, 0.8 के साथ 0.75 हो सकता है, या फिर 0.2 के साथ 0.4 हो सकता है। सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट 0.68। ऑलराइट, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, let x be the event that 1st April is fine and y be the event that 3rd April is rainy. Find the value of p of x intersection y. अब आपके पास दो केसेस बन सकते हैं, 1st अप्रैल को फाइन हुआ, 2nd अप्रैल को रेनी हुआ और 3rd अप्रैल को भी रेनी हुआ, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो इन दो पे डिपेंड कर रहा है कि 1st अप्रैल को फाइन और 3rd अप्रैल को रेनी। या फिर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि 1st अप्रैल को फाइन हुआ, 2nd अप्रैल को भी फाइन हुआ, लेकिन 3rd अप्रैल को आपका रेनी हो गया। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, फाइन के बाद रेनी, अच्छा रेनी के बाद अगर मेरे पास एक और रेनी आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। अगर रेनी के बाद फाइन हुआ तो वो फाइन 0.4 होगा, इसका मतलब रेनी के बाद रेनी जो होगा वो 0.6 होगा। और अगर मैं इसको फॉलो करूं कि पहला भी फाइन है, दूसरा भी फाइन है और तीसरा रेनी आ जाए, फाइन फाइन, अब जो इसके बाद रेनी आएगा उसकी पॉसिबिलिटी आपके पास 0.25 होगी। ठीक है, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज निकाली हैं, मैंने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मेरे पास पहला फाइन होगा दैट विल बी 0.8, दूसरा अगर रेनी होगा दैट विल बी 0.25, और अगर तीसरा भी रेनी होगा दैट विल बी 0.6। ठीक है, अब ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर पहला फाइन है 0.8, दूसरा भी फाइन है 0.75, लेकिन तीसरा रेनी होगा तो दैट विल बी 0.25। सिंप्लीफाई किया आपने, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.27। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट 1st अप्रैल इज फाइन गिवन दैट 3rd अप्रैल इज रेनी। अब यहाँ पर आपके पास जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो कंडीशनल पॉसिबिलिटी का है, गिवन दैट 3rd अप्रैल इज रेनी। ऑलराइट, तो वर्किंग फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्किंग फॉर्मूला आपके पास बनेगा 1st अप्रैल इज फाइन एंड 3rd अप्रैल इज रेनी। तो फाइन and given that 3rd April is rainy is equals to probability that 1st April is fine and 3rd April is rainy divided by probability that 3rd April is rainy. Alright, ये आपका पूरा वर्किंग फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है आपका कि फर्स्ट आपके पास फाइन और थर्ड आपके पास रेनी हो, ये तो आप यहाँ निकाल चुके हो। मसला हमारे पास आएगा पॉसिबिलिटी ऑफ 3rd रेनी, तो मैं पहले इसको निकालता हूँ। पॉसिबिलिटी दैट 3rd अप्रैल इज रेनी इज इक्वल्स टू, अब आपके पास 1st अप्रैल फाइन है, 2nd अप्रैल फाइन, लेकिन 3rd आपके पास रेनी हो गया, प्लस पहला फाइन है, दूसरा रेनी, तीसरा भी रेनी, ये भी हो सकता है, प्लस पहला रेनी है, दूसरा फाइन है, तीसरा रेनी है, ये भी हो सकता है, प्लस पहला रेनी, दूसरा रेनी और तीसरा रेनी। ये सारे केस हमारे पास हो सकते हैं। इनमें से हमने 2 पे कौन कौन सा निकाल लिया, फाइन रेनी रेनी, फाइन रेनी रेनी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला और हमारे पास ये वाला, इनका जो सम है मेरे पास वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 0.27। तो अब जो मेरे पास बचे हैं ये दो केसेस, मैं खाली इन पे वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। तो पहले अगर रेनी हो मेरा, इस पर काम स्टार्ट करते हैं। पहला अगर मेरे पास रेनी है तो पहला रेनी होगा तो ये आएगा 0.2, दूसरा अगर फाइन है तो ये आएगा 0.4, और अगर फाइन के बाद मेरे पास रेनी आएगा तो ये आएगा मेरे पास फाइन के बाद अगर एक और फाइन होगा तो ये 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अगर रेनी होगा तो मेरे पास आएगा 0.25। अच्छा, अगर तीनों रेनी है, पहला रेनी आया तो 0.2, उसके बाद रेनी आया 0.6, फिर रेनी आया तो 0.6, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो आपके पास जो आपका डिनोमिनेटर आया दैट इज पॉसिबिलिटी दैट 3rd अप्रैल इज रेनी, ये आ गया 0.362। अब जो हमारा मेन फार्मूला था हम इसको दोबारा से यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। पॉसिबिलिटी दैट 1st इज फाइन गिवन दैट 3rd इज रेनी इज इक्वल्स टू, जो आपका न्यूमरेटर था मैं कह चुका था कि ये आपके पास 0.27 है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमने अलग से निकाल लिया 0.362,
It gives you the value of 0.746 after rounding off. तो ये आपका आंसर है. It's question number 5. The following table gives the weekly snowfall in centimeters for 11 weeks in 2018 at two ski resorts, Dados and Linwa. डेटा आपको दिया हुआ है. रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम. तो पहले हमें स्टेम एंड लीफ को प्लॉट करना पड़ेगा. बहुत सिंपल सा मेथड होता है हमारे पास. दो आपके पास शुरू में स्ट्रेट लाइंस आएंगी, फर्स्ट वन सेकंड वन, और अब आपने वर्टिकल लाइंस प्लॉट करनी होंगी. ठीक है, तो ये मेरे पास वर्टिकल लाइंस आ गई. एक मिनट, ये पहली आई मेरे पास. सही है, बैक टू बैक है तो हमारे पास दोनों साइड पर डेटा होगा. ये आपकी डेटा का टेबल बन गया. अब इसमें इसने ये नहीं बताया कि लेफ्ट पे कौन सा और राइट पे कौन सा हो, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख लो. तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास लेफ्ट पर जो है वो डैडोस है और राइट पर हमारे पास लिनवा है. ठीक है बेटा. अब हमारे पास स्टेम्स क्या आएंगे. सबसे छोटी वैल्यू हम देखते हैं. हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0. तो लेट सपोज स्टार्ट हुआ 0 से, स्टेम आया, और जो छोटी वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है वो लिनवा में है. तो लिनवा की स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास आ गई 0. और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है सबसे स्मॉलेस्ट, दैट इज़ 2. तो 0 हो गया और 2 हो गया, तो मैंने 2 को यहाँ पर लिख दिया. उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है मेरे पास. सबसे छोटी वैल्यू लिनवा में कौन सी आ रही है. 0 आया, 2 आया, इसके बाद मेरे पास ये 9 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा. अब अगर मैं यही वैल्यूज देखूँ अपने पास डैडोस के लिए, तो सिंगल डिजिट नंबर कौन कौन से मेरे पास, उसमें मेरे पास 6 और 8 आ रहा है. तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आया मेरे पास 8. कैंसिल ज़रूर कर दिएगा ताकि कोई नंबर आपके पास मिस ना हो या रिपीट ना हो जाए. ठीक है, आगे देखते हैं. 0 के बाद जो आपका नंबर आना शुरू होगा, दैट इज़ डबल डिजिट नंबर आ रहे हैं, तो आई विल राइट 1 हेयर. ऑलराइट. अब लिनवा में डबल डिजिट में सबसे छोटा नंबर आ रहा है 10, तो 1 के बाद 0 आ गया, ये काट दिया मैंने. ठीक है, ऐसा 9 भी यूज़ कर चुका हूँ, कट हो चुका है. और मेरे पास 11 आएगा, तो ये वाला कट हो गया. इसके बाद मेरे पास 12 आएगा, ये वाला कट हो गया. उसके बाद 15 आएगा, ये कट हो गया, और 16 आएगा, तो ये कट हो गया. ठीक है, लिनवा हो गया. अब आते हैं हम लोग डैडोस के ऊपर. डबल डिजिट नंबर में 2 10 आ रहे हैं, तो 0 एंड 0, 2 10 चलेगा मेरे पास. ठीक है, अब आ रहा है मेरे पास 12 और 15, 12 और 15, और तो कोई नहीं है, 16 भी है, तो 16 भी आ गया. अब 2 की सीक्वेंस है मेरे पास 2 में मेरे पास खाली डैडोस पे एक ही नंबर नज़र आ रहा है, 2 नंबर सॉरी, 22 और 28. तो 22 है और 28 है, और लिनवा में मेरे पास कोई भी नहीं है, तो छोड़ देंगे हम इसको. 3 पर आते हैं. 3 पर लिनवा पे जो छोटा नंबर आ रहा है मेरे पास, दैट इज़ 32 एंड 36, तो 2 और 6 आएगा. और जो डैडोस पर आ रहा है वो खाली मेरे पास 6 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया. और फाइनली अब 4 का नंबर आएगा. लिनवा पे क्या आ रहा है मेरे पास 40, और डैडोस पर क्या आ रहा है मेरे पास 42. तो ये नंबर्स आ गए. अब आपने ब्रैकेट बना के इन नंबर का लिखना है टोटल. यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं आपके पास. फर्स्ट में आ रहे हैं आपके पास 3. ठीक है, लिनवा की बात करते हैं. उसके बाद आ रहे हैं 3 + 2 5. उसके बाद आपके पास आया 2, और लास्ट में आपके पास आया 1. अगर ऐसे ही टोटल हम करते हैं डैडोस पर, तो पहले पे कितना आ रहा है 2, दूसरे में कितना आया 3 और 2 5, तीसरे पर कितना आया 2, फिर 1 और फिर 1. अगर हम रफली इसका सम करें दोनों का, तो इक्वली आएगा. करके देखते हैं. 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11, 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11, और ये भी आपके पास 11 वैल्यूज़ हैं. ठीक है, इसके फ़ौरन बाद आपको की लिखनी है. की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप भूल नहीं सकते इसको, 1 मार्क कट जाएगा. कोई भी नंबर उठा लें आप, 3 6 और 2. तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है 36 सेंटीमीटर इन डैडोस, और सारी बात हो रही है हमारे पास किसकी, स्नोफॉल की. ठीक है, और 32 सेंटीमीटर इन लिनवा. ये आपके पास स्नोफॉल का डेटा बता रहा है. तो ये आपके पास आपकी की आ गई है. ऑलराइट, की लिखने का 1 मार्क होता है, बिल्कुल ना भूलिएगा. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द मीडियन एंड इंटरकोटाइल रेंज फॉर द वीकली स्नोफॉल इन डैडोस. डैडोस की बात हो रही है, तो पहले बात हो रही है मीडियन की. अगर आपको मीडियन निकालना हो तो आप क्या करते हो, आप सिंपल करते हो n+1 डिवाइडेड बाई 2. n क्या है आपके पास, n तो 11 है, तो 11 + 1 12/2 लीड्स टू 6. अब आप ये देखें 6 वैल्यू किधर आ रही है.
6 वैल्यू आपके पास यहाँ पर होगी 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं ज़रा 6 वैल्यू को पहले हाईलाइट कर दूँ। 6 वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, इसको हम क्या रीड करेंगे, ये हमारे पास है 15। तो आपके पास जो मीडियन आया है वो आ गया आपका 15। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं इंटर कोटाइल, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा अपर कोटाइल। तो Q3 क्या होता है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स n+1। n आपके पास कितना है 11, तो ये आ रहेगा 3/4, 11 + 1 12, 4 3 जार 3 3 जार 9। नाइन्थ टर्म को देखेंगे बेटा हम लोग, 7 तो यहाँ तक है, 8 और 9। तो जो आपका अपर कोटाइल है दैट इज दिस वन। वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास अपर कोटाइल की, इट्स 28। अब आते हैं हम लोग बेटा लोअर कोटाइल पर, दैट इज Q1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ n+1 दैट इज 12 लीड्स टू 3। अब आपके पास थर्ड वैल्यू कौन सी आ रही है, थर्ड आ रही है आपके पास दिस वन दैट इज 10। सो लोअर कोटाइल आपके पास आ चुका है 10। अब जो आपको इंटर कोटाइल निकालनी है, इंटर कोटाइल रेंज, ये क्या हो जाएगी, अपर माइनस लोअर दैट इज इक्वल्स टू 18। ये आपके पास आपकी इंटर कोटाइल आ गई। नेक्स्ट पार्ट, द मीडियन लोअर एंड अपर कोटाइल ऑफ द वीकली स्नोफॉल फॉर लिनवा आर 12, 9 and 32. Use this information and your answer to part B to compare the central tendency and the spread of the weekly snowfall in Dados and Linwa. तो पहला काम मैं ये करता हूँ, मैं अपने पास डेटा बना लेता हूँ। ठीक है, एक डेडोस कर लेते हैं हम लोग और एक हम लोग करते हैं लिनवा, ताकि कंपेयर करने में हमें आसानी हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं मीडियन से। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, लोअर कोटाइल भी दिया हुआ है, अपर भी दिया है। ठीक है, मीडियन, अपर कोटाइल भी ले लेते हैं और लोअर कोटाइल भी ले लेते हैं। ठीक है, जो डेटा इसने आपको दिया हुआ है, किसका दिया, लिनवा का। पहले है आपके पास मीडियन, वो कितना आ रहा है आपके पास 12, मीडियन 12 आ गया। अपर कोटाइल कितनी आ रही है आपके पास, 32 आपके पास अपर है, और लोअर कितनी है आपके पास 9। अगर डेडोस का हम यही डेटा देखें तो डेडोस का हमारे पास मीडियन क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, अपर कोटाइल आ रहा है हमारे पास 28, और लोअर कोटाइल हमारे पास आ रहा है 10। साथ ही साथ अगर मैं इंटर कोटाइल लिखूं तो इसका जो हमारे पास IQR आ रहा था दैट इज 18, और जो इसका हमारे पास IQR आएगा दैट इज 23। ऑलराइट, अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि यार इसका मीडियन 12 है, इसका मीडियन हमारे पास 15 है, इसका अपर ये रहा, इसका अपर ये रहा, लोअर ये रहा, और दोनों की IQR भी मेरे पास आ चुकी हैं। तो अगर मैं मीडियन से कंपेयर करूं तो मीडियन हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। किसका ज़्यादा आ रहा है भाई, डेडोस का। तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियन मैं ये कह सकता हूँ snowfall in Dados is higher than Linwa। ये मैंने स्टेटमेंट अपनी पुटअप की है मीडियन को कंपेयर करके। इसका मीडियन ज़्यादा है, इसका मीडियन कम है। मीडियन क्या है हमारे पास, बेसिकली ये सेंटीमीटर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेंटीमीटर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लिनवा के सेंटीमीटर। अब आपके पास सेकंड स्टेटमेंट आएगा आपके कोटाइल से। इंटरकोटाइल अगर आपका कम आ रहा है मतलब यहाँ पर वेरिएशन कम है, यहाँ पर इंटरकोटाइल ज़्यादा है मतलब वेरिएशन ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो सेकंड पॉइंट, snowfall variation in Linva is higher than Dados। ये आप कह सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, जितना आपका इंटरकोटाइल कम उतना डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, अच्छा होता है। जितना IQR आपका बढ़ता रहेगा उतना डेटा आपका कम कंसिस्टेंट होता रहेगा। Question number 6. Mr. and Mrs. Ahmed with their 2 children and Mr. and Mrs. Baker with their 3 children are visiting an activity center together. They will divide into groups of first some of the activities. First part, in how many ways can the 9 people be divided into a group of 6 people and 3 people? Very simple. पहले आपके पास 9 लोग थे, उसमें आपने 6 लोगों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब कितने बचे आपके पास, 3 बचे, उन 3 का आपने अलग ग्रुप बना दिया। सो इट्स 9 कॉम्बिनेशन 3 टाइम्स 3 कॉम्बिनेशन 3 लीड्स टू 84। ये आपके पास पहले का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, 5 of the 9 people are selected at random for a particular activity। ऑलराइट, आप कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 out of 9। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट दिस ग्रुप ऑफ 5 people contain all 3 of the Baker children। अब आपको पॉसिबिलिटी चाहिए, इसका मतलब है आपको सैंपल स्पेस तो चाहिए होगा। अब सैंपल स्पेस मेरे पास क्या हो सकता है भाई, 9 लोग हैं और उनमें से 5 आ जाएं,
कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ये आपके पास सैंपल स्पेस हो जाएगा, दैट इज 126, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो 5 आप सिलेक्ट कर रहे हो, 1 2 3 4 5, उन 5 में से 3 पर तो बेकर्स के चिल्ड्रन आ चुके हैं, तो आपका सिलेक्शन कितने का बचा? आपने अब 2 सिलेक्ट करने हैं। कितने में से? 9 में से? जी नहीं, क्योंकि 9 में से 3 तो आपके आ चुके हैं। अब बचे कितने आपके पास? 6 बचे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 6 कॉम्बिनेशन 2 करना है, एंड 6 कॉम्बिनेशन 2 इट्स 15। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी आने वाली है दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 126 गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 0.119। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट सी, all 9 people stand in a line, find the number of different arrangements in which Mr. Ahmed is not standing next to Mr. Baker। अब पहले हम 9 लोगों की जगह बना दें भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कहीं खड़ा हो जाए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल का, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन पर। देखें, हमें ये जानना है कि यार ये मिस्टर अहमद और बेकर साथ में ना हो, तो पहले हम ये निकालेंगे कि अगर ये दोनों साथ खड़े हो जाएं, ठीक है। अगर ये दोनों साथ खड़े होंगे फिर कितने ऑप्शंस आएंगे, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दैट विल बी 8 फैक्टोरियल, राइट। और ये दोनों अंदर भी तो स्विचिंग कर सकते हैं, दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल इसके अंदर का आया कि आपस में स्विचिंग कर सकते हैं। अगर मैं टोटल अरेंजमेंट में से इसको माइनस कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा मेरे पास उसमें हमेशा ये दोनों आपस में साथ नहीं खड़े होंगे। सो 9 फैक्टोरियल इज 3 6 2 8 8 0 माइनस 8 फैक्टोरियल टाइम्स 2, इट्स 80640। दोनों को सिंप्लीफाई कर दें, 362 8 8 0, इट्स 282240। ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन विच देयर इज एग्जैक्टली वन। नाउ दैट इज अ कीवर्ड, एग्जैक्टली वन पर्सन बिटवीन मिस्टर अहमद एंड मिस्टर बेकर। 9 लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलराइट। अब पॉसिबल ये है कि मिस्टर अहमद यहाँ पर होंगे तो मिस्टर बेकर यहाँ पर होंगे, ये हो सकता है भाई। दूसरा हो सकता है क्या, मिस्टर अहमद यहाँ हैं, मिस्टर बेकर यहाँ पर हैं, ये भी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है मिस्टर अहमद यहाँ हैं, मिस्टर बेकर यहाँ हैं। चौथा ये हो सकता है मिस्टर अहमद मिस्टर बेकर। इस तरह आपके पास कितने ऑप्शन बन सकते हैं वो देखेंगे पहले, ठीक है। तो कितने ऑप्शन बन रहे हैं, मिस्टर अहमद यहाँ होंगे, बेकर यहाँ होंगे, एक ऑप्शन। अहमद यहाँ होगा, बेकर यहाँ होगा, 2 3 4 5 6 7। ऐसे मेरे पास 7 ऑप्शंस बन रहे हैं, जहाँ पर मिस्टर अहमद और मिस्टर बेकर के बीच में एक गैप होगा लास्ट में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। चलिए मान लें कि मैंने कहा मिस्टर अहमद यहाँ खड़े हो गए और मिस्टर बेकर यहाँ खड़े हो गए। बाकी लोगों का क्या है, कितने बचे आपके पास, 9 में से 7। वो 7 तो कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास 7 फैक्टोरियल से, और ये पूरा आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से। ये 2 किसका आ रहा है, ये 2 आ रहा है इन दोनों की स्विचिंग का। भाई अगर ए और बी यहाँ हो सकते हैं, तो ये भी तो पॉसिबल है कि मिस्टर भास्कर बेकर यहाँ पर हो और मिस्टर अहमद यहाँ हो जाए, तो उसके लिए आएगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 70560। ये हमारा आंसर।